नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को पता है पिछले 2 सालों से नवोदय क्लासेस 2020 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहा है और उसमें काफ़ी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर डेली क्विज आती रहती है और जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह होता है तो मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आज आपको क्विज क्विज टेलीग्राम क्विज ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। और उसके नीचे भी आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और आपको पता है कि अभी हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आज का प्रैक्टिस टेस्ट हम करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग पूरा क्लास देखोगे ताकि आपको काफ़ी डाउट आपके जो भी है उसमें क्लियर हो जाए। हिंदी मीडियम के सभी बच्चे इस क्लास को पूरी देखेंगे और इंग्लिश मीडियम के मेंटल एबिलिटी और मैथ्स को देखेंगे और उसके बाद अगर हिंदी कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, नहीं देखना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे सारी क्लास पूरी की पूरी देखेंगे। आपको यहाँ पर मानसिक योग्यता, उसके बाद मैथ्स और हिंदी के सारी तीनों क्लासें एक ही साथ हो रही है। ठीक है, उसके बाद अलग से मत बोलना कि सर लैंग्वेज की क्लास, हिंदी की क्लास नहीं ली या फिर मेंटल एबिलिटी की क्लास नहीं ली, मैथ की क्लास नहीं ली। सारी की सारी एक साथ होने वाली है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करते हैं। मानसिक योग्यता का पहला भाग। ठीक है, मैंने बताया था कि टोटल 10 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? मानसिक योग्यता के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं और मानसिक योग्यता टोटल 50 नंबर की होती है। एक प्रश्न आपका 1.25 नंबर का होता है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन राइट होते हैं उसको 1.25 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके जब नीचे बताओगे तो आपको यही बताना है कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, 80 में से कितने नंबर आए। ठीक है, तो पहला भाग देखते हैं। पहला भाग क्या? निर्देश फर्स्ट 1 से 4 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न आकृति में 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, 1, 2, 3, 4। इन्हीं 4 उत्तर आकृतियों में से कोई 3 आकृतियां किसी तरह से सदृश्य है और एक आकृति भिन्न है, तो भिन्न आकृति का चयन करो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है जिसमें ओड मैन आउट, यानी कि आपको एक ओड फिगर देखनी है कि ओड कौन सा है, अलग कौन सा है। ठीक है, डिफरेंट फिगर कौन सा है ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है? ये पहले बाहर गोला दिया हुआ और उसके अंदर अंदर भी गोला दिया हुआ, यानी कि बाहर और अंदर वाली आकृति क्या है? सेम है। इस दूसरे में भी बाहर भी वर्ग है और अंदर भी वर्ग है, यानी कि ये भी सेम है। तीसरे में भी बाहर भी त्रिभुज है और अंदर भी त्रिभुज, यानी कि ये भी सेम है। लेकिन चौथा क्वेश्चन आप देखोगे तो बाहर की ओर वर्ग बना हुआ है और नीचे बीच में त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि ये सबसे अलग आकृति है। बाकी सब में तो जो बाहर आकृति बनी हुई है वही सेम का सेम अंदर भी बनी हुई है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है उसमें बाहर वाली आकृति वर्ग है और अंदर वाली आकृति है वो त्रिभुज है, यानी कि अलग हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, तो इसमें ये तीर और इस तीर का निशान है वो दोनों का एक तरफ है। इसमें भी देखिए एक मिनट रुकिए, इस तीर और इस तीर का भी निशान दोनों का एक तरफ है। इसमें भी देखिए, इसमें और इसमें दोनों का निशान एक तरफ है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है उसमें दोनों तीरों के निशान या दोनों तीरों के जो मुंह है वो अलग अलग साइड है, बाकी दोनों तीरों के निशान है वो एक ही तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी, यहाँ चारों क्वेश्चन साथ में देखेंगे तो इसमें देखिए कि पहले एक बड़ा गोला बना हुआ है, उसके बाद उसके पास छोटा, उसके बाद अर्ध थोड़ा सा थोड़ी सी टेढ़ी लाइन दी हुई है। इसमें भी देखिए, इसमें भी पहले बड़ा गोला, उसके पास में छोटा और उस छोटे के पास में ऐसी टेढ़ी लाइन। इसमें भी वही सेम है, पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोट पास में। लेकिन इसमें देखिए बड़े वाले गोला, पहले बड़ा गोला है, उसके बाद छोटा गोला है, लेकिन लाइन यहाँ पर टेढ़ी लाइन है वो यहाँ पर होनी चाहिए लेकिन ऊपर दी हुई है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे अलग हो जाएगा। ये लाइन इस यहाँ पर होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर ऊपर दे दी तो ये अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होगा, चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि पहले वर्ग है,
उसके बाद में जो मुंह होता है उसकी जगह पे पंचभुज है, तो सारों में यहाँ पर पंचभुज ही है, इसमें भी पंचभुज है, इसमें भी पंचभुज है, इसमें भी पंचभुज है और इसमें भी पंचभुज है। इसमें देखिए आंखें हैं वो दो गोले की तरह दिखाई हुई है, इसमें भी आंखें दो गोले की तरह है, इसमें भी आंखें दो गोले की तरह है, लेकिन इसमें वर्ग की ओर आंखें दिखाई गई है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये सबसे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो अलग है, दूसरे प्रश्न में ऑप्शन बी अलग है, तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे अलग है, और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर सी है वो अलग है। तो यहाँ तक चारों के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, भाग 2 है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या निहित है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, 1 2 3 4, ठीक है। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सेम हो, यानी कि सेम फिगर वाला क्वेश्चन है, सेम फिगर भी बोल सकते हैं, मैचिंग फिगर भी बोल सकते हैं, यानी कि मैच करना है, ठीक है, MATCH मैचिंग फिगर, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है उसको मैच करना है कि आंसर फिगर में वो कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। सदृश्य यानी कि मैचिंग फिगर वाला टॉपिक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ ऐसी दो मतलब कि ऐसी है और नीचे एक लाइन है, ठीक है। इसमें देखिए ये थोड़ी सी मुड़ी हुई नहीं है, सीधी लाइन है, ये गलत हो जाएगा। इसके ऊपर दो बिंदु मतलब एक गोला है जो भी भरा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें अंदर की ओर दो गोले हैं वो भी भरे हुए हैं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पांचवा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। अब छठा क्वेश्चन देखिए कि दो लाइनें ऐसे दी हुई है और उसके बाद में एक ऐसी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में लाइन तिरछी नहीं है, सीधी है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है उसमें लाइन इस तरह से दी हुई है लेकिन होनी इस तरह से होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है उसमें लाइन कट कर ही नहीं रही है, सीधी एक लाइन है, लेकिन जबकि यहाँ पर लाइन ऐसे होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवें क्वेश्चन में क्या है कि सातवें क्वेश्चन में ये 3 लाइनें हैं पास में और उसके पास में छोटे छोटे 2 गोले हैं। इसमें देखिए गोला एक ही है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये सही हो सकता है, 3 लाइनें भी है और 2 गोले हैं। इसमें देखिए इसमें 2 लाइनें हैं, 3 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें भी एक गोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम मैच हो रहा है क्वेश्चन फिगर से, तो ये एकदम सेम हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए तिरछी 2 लाइनें दी हुई है, तो ये तो सीधी, ये गलत हो जाएगी, ये टेढ़ी है, ये भी गलत हो जाएगी। अब इसका मुंह इस तरफ है लेकिन इसका इस तरफ है, तो क्वेश्चन में भी इस तरह से है, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा और दूसरा भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो भाग 2 हमने पूरी अच्छी तरह से देख लिया। अब भाग 3 को देखते हैं, 3 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक है। प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई है जिस आकृति का एक भाग गायब है, लुप्त है, ठीक है। दी गई आकृतियों में से 1 2 3 4 में से उस आकृति का चयन कीजिए जो बिना अपनी दिशा बदले प्रश्न आकृति के लुप्त भाग को इस प्रकार फिट बैठ जाए कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूर्ण हो जाए। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है, पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। वो सबसे पहला ओड मैन आउट, उसके बाद में मैचिंग फिगर और उसके बाद में पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि पैटर्न पूर्ण करना। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऐसे 2 गोले हैं और यहाँ पर मतलब 4 गोले हैं, तो जो यहाँ पर 2 गोले हैं उसमें तो क्रॉस दिया हुआ है, यहाँ पर 2 गोले हैं उसमें क्रॉस दिया हुआ है, बाकी में सिर्फ एक एक लाइन दी हुई है। यहाँ पर जैसे जैसे गोले है वैसे वैसे यहाँ पर भी है और वैसे वैसे यहाँ पर भी है, यानी कि आपको क्या करना है कि ये 4 गोले है, ठीक है, उसमें जो ऊपर और इस साइड नीचे है उसमें सिर्फ एक लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर जो पहली आकृति में देख रहे हैं वही वही, और इसमें जो ऐसे ऐसे क्रॉस में है उसमें 2 लाइनें होगी। तो इसमें देख लेते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोनों ऊपर की तरफ एक लाइन दी हुई है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसमें इस साइड पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है दोनों एक लाइन कट दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए तो इसमें यहाँ पर जो मतलब कि जहाँ पर दोनों तरफ क्रॉस होना चाहिए वहाँ पर एक लाइन है और जहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए वहाँ पर 2 क्रॉस दिए हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये नीचे काला दिया हुआ है तो उसके ऊपर मतलब कि उस काले रंग को हटा दिया, वो वहाँ पर सफ़ेद हो गया।
तो यहाँ पर ये पहले से काला है तो नीचे आएगा तो सफ़ेद हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, दोनों काले हैं। अब ये खाली है लेकिन ये घुमा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल आकार का था तो ये एल उल्टा हो गया, तो यहाँ पर ये घुमा हुआ है तो ये घुमा हुआ नहीं है, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 9 और 11 क्वेश्चन हो गए, अब 10 और 12 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया, पहले छोटे से वर्ग थे उसमें उससे थोड़ा सा बड़ा बना लिया उसके पास में, और उसके जस्ट बाद में क्या किया, पहले ये दोनों वर्ग है ना ये तो दिए हुए है, अब इसमें क्या किया, तीसरे नंबर पर जो तीसरी लाइन बन रही है उसमें दोनों वर्गों को एक साथ एक के अंदर दूसरा डाल दिया। जैसे कि पहले सबसे पहले छोटा था, उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा हुआ, और तीसरी लाइन में क्या किया, बड़े वाले में से छोटे को डाल दिया, यानी कि बड़ा बनाया और उसमें से एक छोटा और डाल दिया। वैसे वैसे यहाँ पर देखो कि पहले क्या नीचे दिए हुए, पहले छोटा गोला दिया हुआ, उसके बाद में ये गोला बड़ा हो गया, अब क्या होगा, ये वापस ये वाला तो यहीं पे होगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, पहले बड़ा गोला होगा उसमें छोटा गोला होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गोले होने चाहिए, तो यहाँ पर वर्ग दिए हुए है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें टोटल 3 लाइनें हैं, ऊपर में भी 3 है तो नीचे भी 3 होगी, तो इसमें सिर्फ 2 ही दी हुई है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए बीच में छोटे गोले आ रहे हैं, लेकिन बीच में तो मीडियम साइज के गोले आने चाहिए, बड़े गोले आने चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, पहले छोटा गोला उसके बाद उससे बड़ा गोला, और लास्ट टाइम क्या करना है, बड़े गोले में से छोटे गोले को डाल देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया, इसमें एक जो वर्ग है वो अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, ये वर्ग है भरा हुआ है तो यहाँ पर भी एक वर्ग डाल दिया। अब यहाँ पर एक गोला भरा हुआ है तो यहाँ पर भी गोला आएगा। अब ज़्यादा आपको देखना नहीं है, बाकी किसी में गोले नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर दो पहले से बाहर वर्ग है और उसके अंदर एक छोटा सा वर्ग है जो भरा हुआ है, तो यहाँ पर दो वर्गों को हटा एक को हटा दिया, तो यहाँ पर भी 3 आयत है, 3 गोले, 3 में से एक को हटा देंगे तो एक बड़ा वर्त बनेगा और उसमें छोटा सा भरा हुआ बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक है वो आपके राइट हो जाएंगे। तो 3 पार्ट हमने कर लिए। नवोदय क्लासेस 2020 हर दिन 6 बजे, ठीक 6 बजे आपकी लाइव प्रैक्टिस टेस्ट क्लास होती है, तो उसमें अगर आप जुड़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी आपकी इच्छा है, पार्ट 4 को देखते हैं, ठीक है। निर्देश फर्स्ट पहले पढ़ेंगे, निर्देश ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्न आकृतियां दी गई है और चौथी आकृति के लिए रिक्त स्थान की जगह पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, ठीक है। प्रश्न आकृति में एक निश्चित श्रृंखला है, यानी कि सीरीज बनी हुई है, दी गई आकृति 1 2 3 4 में से उसी आकृति का चयन करे जो उस आकृति श्रृंखला को पूर्ण करे, यानी कि सीरीज कंप्लीशन वाला है। पहले पैटर्न पूरा किया, अब सीरीज को पूरा करो। तो यहाँ पर देखिए 2 गोले, अब वहाँ पर ऐसे थे, पहले इसको ऐसे घुमा दिया तो यहाँ पर 2 की जगह 1 बढ़ा दिया तो 3 हो गए। अब इसको नीचे कर दिया तो यहाँ पर 3 थे, 1 बढ़ा दिया तो यहाँ पर 4 हो गए। अब इसको यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर मतलब 4 गोले है तो अब यहाँ पर 5 गोले आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऐसी जगह पर 5 गोले कहाँ है, तो इसमें गोले नहीं है, इसमें इस साइड है लेकिन सबसे लास्ट में होने चाहिए तो ये भी गलत है, इसके गोले नीचे है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए पहले एक लाइन थी, ठीक है, दूसरे में क्या कर दिया, एक लाइन और एक ऊपर गोले वाला, ठीक है। तीसरे में क्या किया, वापस से लाइन डाल दी, ठीक है। अब चौथे में क्या होगा, एक पहले से लाइन, फिर गोले वाला, और फिर वापस से एक लाइन, और अब वापस ऊपर गोले वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लाइन दोनों नीचे की ओर जा रही है, तो यहाँ पर त्रिभुज दोनों नीचे की ओर जा रहे हैं, पहले लाइन है उसके बाद ऊपर गोले वाला लाइन है, बाद में तीसरे नंबर भी त्रिभुज है, तो यहाँ पर चौथे नंबर में गोला हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें देखिए गोले वाला एक ही है लेकिन यहाँ पर 2 होने चाहिए, क्योंकि अब चौथा ऑप्शन जो बढ़ेगा उसमें तो 2 ही आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिभुज वाली लाइन है और गोले वाली लाइन है, उनकी जगह चेंज कर दी है, त्रिभुज वाली लाइन 1 और 3 नंबर पर होनी चाहिए, यहाँ पर 2 और 4 पर कर दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 3 गोले वाली लाइन दे दी है तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 13 और 15 नंबर हो गया, अब 14 और 16 नंबर देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है,
तो ध्यान से देखना, लाइनें कम हो रही है। तो यहाँ पर देखो कितनी बार ऐसे किया, तो 1 2 3 4 5 6 7, शायद 7 बार है मेरे हिसाब से, काउंट कर लो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल। आप ऐसे करोगे ना, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मतलब कि कितनी लाइनें हैं, तो 9 लाइनें, एक ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इसमें 9 लाइनें हैं, तो यानी कि मान लो इसमें 9 है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो गई, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गई, यानी कि हर बार 2 2 कम हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो 9 के बाद 7, 7 के बाद में 5, 5 के बाद में अब कितने 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि कैसे बन जाएगी, ऐसे 3 लाइनें, ठीक है। तो देख लीजिए 3 लाइनें किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सब में ज़्यादा लाइनें हैं तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कि पहले एक गोला दिया हुआ है और यहाँ पर एक मतलब कि सीधी लाइन और उसके साइड में मतलब कि ऐसे 5 लाइनें दी हुई है, ठीक है। और उसके जस्ट पास में एक गोला भी दिया हुआ है। तो इसने क्या किया, एक गोला यहाँ पर था, इसको उल्टा कर दिया, वैसे तो इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो कि पहले ऐसे था 1 2 3 4 5 और यहाँ पर गोला था। अब उसने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। और ये ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली, इसको पहले ऐसे थी, अब उसने क्या किया, दूसरी तरफ कर लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिया, बाकी 4 लाइनें नीचे रख दी और नीचे सेम साइड में रखी, चेंज भी नहीं की, यानी कि इसी साइड। तो 1 2 3 4 और नीचे 2 गोले बना दिए। अब देखिए तीसरे में क्या होगा, तीसरे में एक और लाइन यहाँ पर कम हो गई, तो एक यहाँ पर बढ़ गई, और यहाँ पर 2 गोले थे ना, वो अब ऊपर चले गए, यानी कि पहले गोला कहाँ पे था, इस साइड में, उसके बाद में नीचे आया, यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर चला गया। अब गोले ऊपर की ओर जाएंगे, और गोले कितने हो जाएंगे, पहले 1 2 बाद में 3, अब कितने हो जाएंगे, 4 गोले। तो 4 गोले ऊपर किस साइड में, ऑप्शन नंबर कौन से में दिए हुए, तो इसमें 2 गोले दिए हुए, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 गोले है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये नीचे है और 3 भी गोले है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ऊपर भी है और 4 गोले पूरे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 5वां भाग देखते हैं, 5वां भाग में पहुंच चुके हैं। निर्देश देख लेते हैं पहले, 17 से 20 प्रश्न तक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न आकृति में एक वर्ग का टुकड़ा दिया हुआ है या भाग दिया हुआ है। दी गई 4 आकृतियों में से उस 1 2 3 4 में से कोई एक भाग वर्ग का दूसरा टुकड़ा है, जिनको मिलाना है तो मिलते ही वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो आपको दूसरा जो देखना है वो देखना है फिगर, तो इसको आप स्क्वायर फिगर भी कह सकते हो, स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो आप दोनों मतलब कि यहाँ पर देखोगे तो इसमें देखो, इस लाइन को बनाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी आकृति आनी चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसी 90 डिग्री वाली समकोण त्रिभुज कैसे में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। बाकी सारे ऑप्शन गलत दिख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें देखिए, तो इसमें एक पहले ऐसे लाइन, उसके बाद में ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये टेढ़ी लाइन है, ठीक है, गलत हो जाएगी। ये सीधी लाइन है लेकिन हमें तो इस तरफ से ही है ना ऐसे, तो ये भी गलत हो जाएगी। ये भी टेढ़ी टेढ़ी लाइन है, तो ये, और ये आकृति है, ये बिल्कुल इस समान साइड दिख रही है, सेम दिख रही है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसे आ गया था ना, उसके बाद में ऐसे, उसके बाद में ऐसे, ऊपर ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये आकृति ऑप्शन नंबर सी में एकदम बिल्कुल सेम दिख रही है। जो बची हुई आकृति है उसको अगर मिलाएंगे तो पूरा एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, तो ऊपर की ओर आएगी आकृति, पहली बात तो, यानी कि ऊपर की ओर आकृति किसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी में नीचे है, ऑप्शन डी में सीधी दी हुई है, यानी ये दोनों तो कट जाएंगे। अब ऑप्शन ए और बी में क्या अंतर है, तो इसमें देखिए लाइनें सिर्फ कितनी, एक मिनट रुकिए, इसमें लाइनें कितनी, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितनी है, तो इसमें 1 2 3 4,
इसमें 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें दी हुई है। तो इसमें देखिए 6 लाइनें है या नहीं, यानी कि ये देखो नीचे की ओर ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ पर 1 2 मतलब कि ऐसे मान के चलो ये 3 नीचे आ रहा है, तो 3 नीचे आ रहा है तो इसमें 3 नीचे भी आने चाहिए। तो ये एक मिनट बड़ा करके बताता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आराम से दिख जाए। यहाँ पर देखिए पहले इसको वर्ग बनाएंगे ना, तो एक तो ऐसे बन जाएगा वर्ग। अब आपको ये आकृति बनानी है तो इसके ऊपर बना लीजिए ऐसे। अब देख लीजिए अब कितनी आ रही है, तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 वाली आ रही है, यानी कि ये वाली आपकी फिट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 19 प्रश्न हो गए, अब 20वां प्रश्न देखते हैं। तो 20वें में क्या है कि इसको मिलाते ही आपका बन जाएगा। तो अब ऐसी आकृति कहाँ पे मिल रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पर इस साइड का मोटा दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो ए होगा या बी होगा, बी में ए में ये देखो ये इस वाला इस साइड वाला भाग है ये छोटा दिया हुआ है, बाकी बी में दोनों मतलब इस साइड और इस साइड दोनों समान है, ऊपर और नीचे भी एकदम परफेक्ट जम रहे हैं। तो यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए भाग 6 को देखते हैं, ठीक है। भाग 6 क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। पहली 2 आकृतियों में जो संबंध है वही तीसरी और चौथी में भी संबंध होना चाहिए, यानी कि किससे रिलेटेड है, एनालॉजी से, एनालॉजी, ठीक है, सादृश्यता से। अब देखो ये ऐसे दिया हुआ है ना, अब इसको क्या किया, इसको बस घुमा दिया इस तरफ से। तो ये मतलब कि देखो एक मिनट, इसको ऐसे नहीं ऊपर की ओर घुमाया, यानी कि ये लाइन ऊपर की ओर चली गई और ये नीचे की ओर आ गई। अब इसको ऊपर की ओर घुमाया तो इसको भी ऐसे घुमाएंगे, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा तो नीचे आएगा। तो नीचे से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो गलत हो जाएंगे। अब इसमें साइड में सबसे इस साइड वाली में नीचे स्टार्ट होना चाहिए, तो इसमें स्टार्ट हो रहा है, इसमें ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस आकृति को अगर ऐसे घुमाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि 2 ऐसे लाइनें थी, तो इसमें बाद में क्रॉस जोड़ दिया। अब इसमें देखो इसमें भी 2 लाइनें हैं, तो आगे दोनों में क्रॉस जोड़ दो बस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी, ठीक है, ये तो गलत हो जाएंगे, ये तिरछी है, ये सीधी लाइन है। अब इसमें आपको क्रॉस है, तीर का निशान है, उस साइड जोड़ना था, लेकिन आपने उल्टा जोड़ दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक गोला उसमें एक लाइन, उसके बाद में 2 लाइनें हो गई, तो यहाँ पर भी एक लाइन और अब एक लाइन इधर हो जाएगी, तो 2 लाइनें हो जाएगी। तो 2 लाइनें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 2 गोले नीचे है और एक ऊपर है। अब क्या हुआ, ये पहला वाला जो गोले वाली लाइन है ये ऊपर चली गई, यानी कि दोनों ऊपर हो गए। अब इसमें देखिए इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों लाइनें ऊपर है और एक नीचे है, तो पहली वाली लाइन यहाँ पर गोले वाली लाइन है वो उल्टी हो गई थी, तो इसमें भी वापस उल्टी कर देंगे, तो एक तीर का निशान नीचे आ जाएगा, एक ऊपर रहेगा, वापस से एक नीचे आ जाएगा। समझने की बात है, वापस से देखना कि ये एक लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब कि गोला नीचे बाद में ऊपर बाद में वापस से नीचे, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया, पहले वाले जो गोले की लाइन है इसको उल्टा कर दिया, यानी कि नीचे था उसको ऊपर लेके चले गए। अब इसमें क्या पहले से ऊपर दी हुई है तो इसको नीचे लेके आना है, यानी कि पहले नीचे उसके बाद में ऊपर बाद में नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऊपर है, गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों ऊपर तो दोनों होनी चाहिए, लेकिन पहली वाली नीचे होनी चाहिए और दूसरी वाली ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक ही ऊपर होनी चाहिए, एक 2 नीचे होनी चाहिए, एक ऊपर, तो इसमें 2 ऊपर है, गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 ऊपर है, गलत हो जाएगा। इसमें बीच वाली तो नीचे है, ऊपर ही है, तो ये तो सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर में ये देखो ये मतलब कि बीच वाली को नीचे कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब भाग नंबर 7 को देखते हैं, 25 से 28 तक है।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां दी हुई है, 1 2 3 4। दी गई उत्तर आकृतियों में ऐसी आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति का दर्पण बन रहा हो। ठीक है, मिरर वाला है, ये मिरर फिगर वाला है। तो इसमें देखिए इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो पहली बात तो ये 6 पत्तियां हैं, तो इसमें भी कितनी हो जाएगी, इस तरफ से बनेगी, ऐसे पत्तियां बनेगी, इसमें 6 पत्तियां होगी। तो ये तो गमला पूरा उल्टा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पत्तियां वैसे की वैसी दिख रही है, यानी कि कांच में उल्टी दिखेगी तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें उल्टी तो दिख रही लेकिन पत्तियों की संख्या कम है, इसमें 4 ही है, इसमें 6 पत्तियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा, तो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि गोला एक नीचे इस तरफ से आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब ये दर्पण बनाएंगे तो खाली करेंगे तो पास वाला पास में दिखेगा, यानी कि इस तरफ से वाला ये खंड है ये खाली होना चाहिए। इसमें ये ऊपर वाला है ये गलत हो जाएगा, इसमें भी ऊपर वाला ये भी गलत हो जाएगा। इसमें इस साइड बाहर साइड वाला खाली है, जबकि होना कौन सा, अंदर साइड वाला खाली होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हाँ इसमें देखिए दर्पण है, दर्पण का मतलब कि ऐसे दिया हुआ है तो आपको ऐसे करना है, यानी कि अगर ये 5 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर सही से भी लिखोगे ना तो ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देख लो किसमें ये तो बिल्कुल टेढ़े हो गए सारे के सारे, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, पहले पास में कौन है, गोला है, तो इसके पास में भी गोला आएगा पहले, बाद में वर्ग है तो बाद में वर्ग आएगा, बाद में त्रिभुज है तो बाद में त्रिभुज आएगा। अब ये सीरीज देख लो, तो ये ऊपर से नीचे नहीं है, सिर्फ टेढ़ी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तिरछी है ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए भाग नंबर 8। ठीक है, क्या दिया हुआ, प्रश्न संख्या 29 से 32 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां दी हुई है, 1 2 3 4। आपको इन आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो, यानी कि एम्बेब्ड फिगर वाला जो क्वेश्चन होता है, छिपी हुई आकृति जिसे बोलते हैं, वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहला कौन सा होगा, तो पहला यहाँ पर देख लीजिए कौन सा होगा। ठीक है, पहला आप, अगर ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, देखते ही पहला ऑप्शन सही लगा लेंगे, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों होगा, ये अंदर नीचे वाली लाइन है जो आयत बना हुआ है ये पतला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें आपको ऊपर ऐसे कहीं पे बन नहीं रहा है, इसमें भी, तो ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें नीचे आयत बन नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर सही होगा, किस तरह से सही होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये तो नीचे वाला आयत हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसके पास में ऐसे गया, और यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद में ऐसे थोड़ा सा, और उसके बाद में ऐसे करके ऐसे आ गया। ये आपकी आकृति इसमें ऐसे छुपी हुई है, यानी कि आंसर दूसरा ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है उसको देखते हैं। ये किस में दिख रहा है, तो ये सीधी है, ये तो गलत हो जाएगी। इसमें कोई भी नीचे नहीं दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगी। अब या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा, तो ऑप्शन ए में देखिए कि पीछे से यहाँ पर देखिए ये सीधी लाइन है। ठीक है, यानी कि कट नहीं रहा है, तो इसमें तो कोई सीधी लाइन लाइन है ही नहीं, तिरछी है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बचेगा, ए सही हो जाएगा। अब ए कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये लाइन है, बाद में छोटी सी नीचे जा रही है, उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली आकृति आपकी ऐसे बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर और 32 नंबर प्रश्न आकृति ये दी हुई है, ये किस में छिपी हुई है, तो यहाँ पर देखिए इसमें टेढ़ी लाइन है ऐसे। ठीक है, तो इसमें सीधी है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें टेढ़ी तो है लेकिन इस तरफ से ऐसी टेढ़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये सीधी लाइन है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 नंबर है, सी ऑप्शन है, उसमें ऐसी लाइन दी हुई है, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से किस में बना हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक पूरा ऐसे मतलब कि आयत होना चाहिए, उसके अंदर एक त्रिभुज होना चाहिए, और उसके अंदर एक लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें कोई भी ऐसा नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें ये थोड़ा सा आयत बढ़ रहा है लेकिन त्रिभुज इससे बाहर जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आयत और त्रिभुज एक साथ नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए ये देखो ये आयत बन रहा है।
ठीक है। उसके अंदर ऐसा त्रिभुज है और उसके अंदर एक लाइन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 8 भाग हो गए, 9वां भाग देख लेते हैं। 9वां भाग क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 33 से 36 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति के नीचे दिए गए ढंग को मोड़ा और काटा गया, उसके बाद में पंच किया गया, तो उत्तर आकृति में से उन आकृति का चयन करें जो कागज को खोलने के बाद में वैसी दिखाई देगी। यानी कि मैंने आपको क्या कहा था कि जब लास्ट समय में जिस तरफ मोड़ा गया पहले उसी तरफ खोलेंगे, यानी कि पहले ऐसा था उसको ऐसे मोड़ा था, अब वापस से ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर ये एक पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब वापस से इसको नीचे की ओर खोलेंगे तो एक नीचे और बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लो, इसमें 2 किसमें दिख रहे हैं तो 2 ये तो खड़े दिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 4 है इसमें भी 4 है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए पहले ऐसा था, ठीक है, उसको ऐसे वर्ग की बनाया, बाद में वर्ग को त्रिभुज बनाया, अब वापस से खोलोगे तो इसको ऐसे खोलोगे, अब ये एक आयत बन गया। अब इसको वापस से इसका डबल करोगे यहाँ पर तो इसमें भी ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें कैसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में सीधा खड़ा है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 4 है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें कोई सीधा है कोई टेढ़ा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है, तो यानी कि आयत तो बनेगा नहीं, वर्ग बनेगा, तो इसमें 2 वर्ग आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर। इसमें देखिए कि पहले ऐसा वर्ग था उसको मोड़ दिया तो त्रिभुज बन गया, अब त्रिभुज को भी वापस ऐसे मोड़ा तो यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये है, इसको वापस ऐसे खोलेंगे तो नीचे एक जीरो और बन जाएगा, अब इसको वापस ऐसे खोलेंगे तो एक जीरो यहाँ पर बनेगा, एक जीरो यहाँ पर, 2 जीरो पास पास में कोने में बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जब पहले ऐसा गोला था ना उसको ऐसे मोड़ा, उसके बाद ऐसे मोड़ा वापस, अब खोलेंगे तो सबसे पहले ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर गोला आ जाएगा और उसके बाद में ऐसे छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर भी आ जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो वापस ये त्रिभुज दोनों भर जाएंगे ऐसे और गोले 2 ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 4 तो गोले होंगे और 2 अंदर त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो ज़्यादा 4 4 मतलब कि चतुर्भुज दिखा रहा है, त्रिभुज है, उसको वापस खोलेंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, तो इसमें 4 गोले और 4 चतुर्भुज बता रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बता रहा है लेकिन एक वर्ग बता रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पर जो लाइन है ना ये त्रिभुज की तरह है, तो ऐसे बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है, चौकड़ी होती है ना वैसे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट भाग है आपका मानसिक योग्यता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 37 से 40 तक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी हुई है, प्रश्न आकृति में टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए किसमें बनाई जा सकती है, तो इनको जब पास पास में लाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि मतलब कि ये त्रिभुज ऐसे पास में आएगा, ये ऊपर वाला ऐसे पास में आएगा, ये वाला साइड वाला ऐसे पास में आएगा, और ये मतलब कि 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, ऐसे त्रिभुज, ठीक है, उसके बाद में ऐसे त्रिभुज, उसके बाद में ऐसे त्रिभुज और इससे ऐसे त्रिभुज, यानी कि ऐसी आकृति बननी चाहिए, अंदर क्रॉस हो और वर्ग को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो बन रहा है। इसमें क्या है, वर्ग तो है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो ये समचतुर्भुज हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो ये थोड़ा सा जो स्क्वायर है ना वो तिरछा हो गया इसमें, लेकिन स्क्वायर सीधा होना चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें ये स्क्वायर नहीं है, वर्ग आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 37 में। इसमें देखिए तो इसमें देखिए पहले छोटा सा जो बिंदी होती है ना या फिर तिलक करते हैं ना वो हमें चाहिए, तो ये कहाँ पे है, तो इसमें तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा। अब देखिए कौन सा आकृति कहाँ पे आ रहा है तो उसको देखते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये वाला दिया हुआ है तो यहाँ पर ऐसे आ गया, तो ये पहले ये वाला आ गया, उसके बाद में ये वाली आकृति यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये यहाँ पर
ऐसे घुमा के ऐसे। उसके बाद में ये छोटा सा त्रिभुज है, ये इसके पीछे आ गया, ठीक है, और बाकी ये वाले आकृति बची, तो ये वाले आकृति ऐसे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 38 और 40 पीछे बच गए। तो यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे त्रिभुज है और एक आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है, तो पहले तो इसको देखेंगे। तो इसमें कोई भी ऐसी आकृति बड़ी वाली आकृति है वो इसमें नहीं दी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं दी हुई है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये इसमें दी हुई है, कहाँ पे दी हुई है, ये पीछे पीछे इस तरह से दी हुई है, यानी कि ये हो सकता है। इसमें भी ये बड़ी वाली आकृति नहीं दी हुई है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके एकदम सही हो जाएंगे। पहले दो त्रिभुज है ये सबसे आगे आ जाएंगे, बीच में ये छोटा वाला है ये बीच में आ जाएगा और बड़ा वाला ये पीछे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब इनको दोनों को मिलाएंगे तो वर्ग बन जाएगा। अब ये आयत बन रहा है, गलत है। ये पंचभुज बन रहा है, गलत है। ये समचतुर्भुज यानी कि स्क्वायर है लेकिन उसको टेढ़ा कर दिया, चौकड़ी की तरफ बना दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मानसिक योग्यता में कितने आए बता दीजिएगा कमेंट करके। मुझे 40/40 आ गए, ठीक है। अब मैथ्स की बात करेंगे, गणित, ठीक है। समझिएगा ध्यान से अच्छी तरह से। इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना, सीधा सा मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से हमेशा पहले ये ध्यान रखना कि पॉइंट कितने अंकों के बाद में। तो पहली है, इसमें देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि 0.4 फिर गुणा 0.04 फिर गुणा 0.004। यहाँ पर 3 अंक के बाद में, यहाँ पर 2 अंक के बाद में, यहाँ पर 1 अंक के बाद में। तो 3, 2 और 1 यानी कि 6 अंकों के बाद में पॉइंट लगा हुआ होना चाहिए। तो इसमें नहीं लगा हुआ है, ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये 5 अंकों के बाद में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो 12,1300 और 2 दहाई के बराबर में कौन सा है। तो यहाँ पर देखो 2 दहाई का मतलब 20 होगा, 2 दहाई का मतलब 20 और 1300 यानी कि 1300। उसके बाद में 12,000 है तो यहाँ पर 12,000। अब जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कैसा आ जाएगा, 2 3 3 और यानी कि 13,320 किसमें दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में वो दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अब ऐसे मत समझना कि 12,000 है तो शुरुआत भी 12 से ही हो गई, बाकी तीनों में 12 से हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये समझिए कि 1300 दिया हुआ और 10 100 होते ही 1000 हो जाता, तो 1000 उस तरफ से बढ़ जाएगा, इस तरह इसमें बढ़ जाएगा, तो 12 का 13 हो जाएगा, 13,000। बाद में 1000 बढ़ेगा तो 1300 में 1000 को घटाएंगे तो पीछे 300 बचेगा, फिर 320 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 10 और बीच में कितनी रूट संख्याएं, रूट संख्याएं मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। रूट संख्याएं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट प्राइम नंबर 10 और 20 में कौन कौन से होते हैं, एक तो 11 होता है, 13 होता है और 17 और 19 4 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 24 और 12 20 24 का एक सर्वनिष्ठ उपनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा है ये पूछा है। कॉमन फैक्टर किसका किसका पूछ रहा है, 12 20 और 24 का, जिसमें मतलब कि उस संख्या का 12 में भी भाग जाना चाहिए, 20 में भी जाना चाहिए और 24 में भी जाना चाहिए। तो 3 देखते हैं, 3 में 3 का 20 में भाग नहीं जाएगा तो यानी कि ये कॉमन नहीं होगा। उसके बाद में 4 देखते हैं तो 4 में 12 में भी 4 का भाग जा रहा है, 20 में भी 4 का भाग जा रहा है और 24 में भी 4 का भाग जा रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। उसके बाद में 5 देखते हैं, 5 में 12 में भाग नहीं जाएगा 5 का, तो ये नहीं होगा। 6 देखते हैं तो 6 20 में 6 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है 4 है, 4 तीनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि तीनों में 4 का भाग जाएगा, भाग जाता है। आगे देखिए क्या दिया हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 5 और दूसरा है 3 गुणा 5 गुणा 7। इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। तो आपको पता है जब भी ऐसे आ जाए तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है कि सबको मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा
ये 3 और 5 है ना, ये दोनों जगह दी हुई, यानी कि ये तो दोनों मिल जाएंगे, तो 3 गुणा 5 एक ही लिखेंगे, और उसके बाद में 7 और है तो गुणा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब भी पूछे एलसीएम, तो जो कॉमन है उसको तो एक बार ही लिखना है और बाकी वालों को भी लिखना है। ठीक है, एच से पूछता ना तो सिर्फ कॉमन को देखते हैं, लेकिन एलसीएम पूछा यानी कि बड़ी संख्या पूछी होगी। वैसे कहते तो यही है कि छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, लेकिन वहां पर निकलती बड़ी है, तो वहां पर देखना है कि वह बड़ी संख्या तो होगी, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन सब का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 हो गए, 46 नंबर देखते हैं। इसका आपको योग ज्ञात करना है। देखो फ्रैक्शन का एडिंग वाला आ गया, एडिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, उसमें एडिंग करना है। किसको इसको करना है, तो यानी 3/5 प्लस 7/9। अब देखो इसमें पूरा आंसर नहीं करना है। अब देखो नीचे क्या आएगा, तो नीचे 9 और 5 का एलसीएम लेंगे, और ये दोनों मतलब कि 5 अभाज्य भी संख्या है, प्राइम नंबर भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 9। ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो भी आ रहा है उसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 गुणा 3 प्लस, अब इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 गुणा 7। यानी कि इसमें ऐसा कैसा मतलब कि किस ऑप्शन में ये वाला आ रहा है, यानी कि 9 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 7 बटे 5 गुणा 9, तो इसमें बटे में 5 प्लस 9 5 गुणा 9 है, लेकिन ऊपर ये 3 प्लस 7 ही है। ठीक है, इसमें देखिए प्लस वाला है, और ऑप्शन नंबर डी देखिए इसमें प्लस भी है, और ऊपर 3 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 7 है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 5 45। ठीक है, 45 में इसका भाग देंगे तो 9 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 7, अब 5 गुणा 7, अब इनको गुणा भी कर दो, तो 27 प्लस 35 बटे 45। ठीक है, तो 27 और 35 को जोड़ो, 12 हासिल 1 6 बटे 45, इसमें भी जोड़ दो इसको, तो 27 प्लस 35 बटे 45, वही वही आंसर, वही है, वही वही का वही आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको फुल आंसर नहीं दिया, उसको एकदम सोल्व करके बताना है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 47 नंबर देखिए, सबसे पहले भाग को करेंगे, तो 5 में 20 का भाग देंगे, 5 में 20 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। 5 में 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 गुणा 1/4 प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, 16, 5 में 20 का भाग दिया तो 1/4 आ गया। अब गुणा करनी है, तो ये वाला इतना सोल्व करेंगे, तो 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो यहाँ पर 4 प्लस 8 माइनस 2, अब जोड़ दो, तो 4 और 8 12, 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए 48 नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 4 अंकों से बड़ी संख्या का अंतर हो, मतलब कि 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 10,000, और 400 की बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो 999 9,999। तो इसमें दोनों में अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अमित रविवार के दिन रात्रि 9 बजे 9:30 बजे सोता है और अगले दिन 5:30 बजे उठ जाता है, तो कितने घंटे तक सोया, तो यहाँ पर देखिए 9 बजे सोया था, और उसके बाद में 5:50 पर जाग गया, बीच में रात की 12 बजे, तो 12 बजे से पहले कितना समय लगा, तो 12 बजे से कितना पहले, तो 12 का मतलब होता है 11:60, इसमें से 9 घंटे 9:30 घटाएंगे, तो यहाँ पर 30 घंटे और 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे 12 बजे से पहले सोया, 12 बजे के बाद में कितना सोया, तो 5 घंटे 50 मिनट, टोटल कितना सोया है, तो 5 घंटे 50 मिनट, इसमें से 2.5 घंटे और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 और 30 80, और यहाँ पर 7 घंटे 80 मिनट, और 80 मिनट होते हैं, 60 से ज़्यादा जाते हैं तो 1 घंटा यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर 8 घंटे हो जाएंगे, तो इसमें 60 घटाएंगे तो 20 मिनट, यानी कि 8 घंटे 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
ए और बी की आयु का योग कितना है 45 है, यानी कि 4x प्लस 5x, दोनों का योग पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 9x है। तो 9x बराबर कितना है 9x बराबर 45 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 45 में 9 का भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी कि x का मान 5 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछी b की आयु कितनी है, तो b की कितनी है 5x है, तो 5 गुणा x का मान कितना है 5 है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 3 पैकेटों में 400 रबड़ बैंड है, 3 पैकेट में कितने हैं 400 है, 3 पैकेट में 400 है, तो 15 पैकेट में कितने होंगे, तो तीन पैकेट में इतने हैं, तो 15 में कितने होंगे, तो 15 के कितने गुना है 5 गुना है, तो ये भी रबड़ भी 5 गुना बढ़ जाएंगे, तो 4 के 5 गुना करेंगे तो 5 के 20 और 2 जीरो यानी कि 2000 रबड़ होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो 600 विद्यार्थियों में से 240 तो लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, जिसका पूछा है वो ऊपर, यानी कि 240 ऊपर बटे कुल कितने हैं 600 गुणा 100 प्रतिशत करना है तो 100, तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से 240 कटेगा 40 बार, तो कितना आ जाएगा 40%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 में खरीदी और उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 20% का लाभ हो, यानी कि अब देखो 500 रुपये में खरीदी है, अब कितने में बेचे ताकि 100 मतलब कि 20% का लाभ हो, तो 20 का लाभ होना चाहिए, तो 120 बटे 100। तो यहाँ पर देखिए 500 में खरीदी है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 को 12 से गुणा करेंगे 12 पंजू 60 और पीछे 1 जीरो, 600 रुपये में बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति 40 रुपए के 100 के भाव से अंडे खरीदता है और 40 रुपए के 80 अंडे बेच देता है, यानी कि यहाँ पर देखिए कि 100 अंडे खरीदे थे कितने में, 100 अंडे खरीदे थे 40 रुपए में, 100 अंडे खरीदे थे 40 रुपए में। अब एक अंडा कितने में खरीदा, तो एक अंडा खरीदा, अब देखो 100 अंडे खरीदे थे 40 रुपए में, एक अंडा कितने में खरीदा, तो 40 बटे 100, 100 एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 4/10 रुपए का एक अंडा खरीदा, कितने का खरीदा 4/10 का एक अंडा खरीदा, बेचा कितने का, तो 80 अंडे बेचे 40 रुपए में, तो एक अंडा कितने में बेचा, तो 40/80, यानी कि 40 और 80 दोनों कट जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि खरीदा कितने में, खरीदा 4/10 में और बेचा कितने में, तो 1/2 में बेच दिया। अब बड़ा 1/2 है, ये 50% है, तो ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किसका फॉर्मूला का लाभ का होता है, यानी कि लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/2 में से 4/10 इसको भी काट देते हैं तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 में से 2/5 को घटा देते हैं तो दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5, क्योंकि 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, फिर -5, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1/10। ठीक है, 1/10, एक अंडे की कीमत लाभ कितना हुआ 1/10 हुआ। ठीक है, कितना हुआ 1/10, 1/10 लाभ हुआ, यहाँ पर 1/10। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो 1/10 लाभ। ठीक है, बटे क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य 4/10 था और उसको हमने काटा तो 2/5 आ गया, तो यहाँ पर 2/5 गुणा 100। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/10 गुणा 5/2 गुणा 10 गुणा 100। ठीक है, तो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 2 से ये 10 कटेगा 5 बार और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि कितना प्रतिशत हो गया 25% का लाभ होगा। ठीक है, हानि नहीं होगी, लाभ होगा, ये चीज ध्यान रखना कि मतलब 40 रुपए के 100 अंडे खरीदे है और बेच 80 रहा है, तो लाभ तो कमा ही रहा है। ठीक है, 20 अंडों का लाभ कमा रहा है, अब 20 अंडों का लाभ कमा रहा है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है,
तो यहाँ पर 25% की का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखो 55 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी बैंक को 3,000 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% की दर से जमा किए, 2 वर्ष बाद में उसको कितनी राशि मिलेगी? तो साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ 3,000, समय टाइम दिया हुआ 2 ईयर और रेट दी हुई है 10%। तो यहाँ पर देखिए 3,000 इंटू 2 इंटू 10/100। ठीक है, अब देखो 3,000 2 से 2 जीरो कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 30 गुणा 2 गुणा 10, 30 गुणा 2 गुणा 10। अब देखो 10 को और 30 को गुणा करेंगे तो 300, 300 गुणा 2, 300 को 2 से गुणा करेंगे तो 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है। हमें क्या पूछा है? कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि मूलधन पूछा है ना, अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछा है। तो 3,000 में से 600 को जोड़ेंगे तो 3,600, यानी कि टोटल उसको कितने मिलेंगे? 3,000 जो उसने जमा किए थे वो तो मिलेंगे, 600 ऊपर और ज़्यादा मिल जाएंगे, तो 3,600, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। अब इसमें देखिए 10वीं में 400 छात्रों का कमीज का रंग है, उसका सर्वेक्षण किया गया। अब देखा ये भूरा है, हल्का नीला है, हरा है, गुलाबी है। लगभग कितने छात्रों के कमीजों का रंग हरा है? तो यहाँ पर हरा देख लीजिए, हरा किसके बराबर में? तो यहाँ पर 30%। अब देखो 400 टोटल है, 400 के 30% ज्ञात कर लो, 30% हरा है, यहाँ पर 30% ज्ञात कर लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12, 120। तो 120 छात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज का है और आपको एक ग्राफ से करना पड़ेगा। अब देखो एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 5 का कितना होगा? 25 होगा, तो 25, 6 को 25 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 भुजा स्क्वायर, 150 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, तो 150 वर्ग मीटर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगर आयतन पूछता ना तो पीछे घन आता, लेकिन आपको स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, तो यहाँ पर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम पूछता तो यहाँ पर घन आ जाता। अब देखो क्यूब पूछता तो घन आ जाता। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 180 किलोमीटर की दूरी कितने में? 4 घंटे में तय करती है। उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए ताकि वो 3 घंटे में पार कर सके? तो यहाँ पर देखो पहले उसकी चाल कितनी है? तो 180 मीटर वो 4 घंटे में, किलोमीटर 4 घंटे में निकाल देती, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो 4 चौके 16, 2 5 चौके 20, यानी कि 45 किलोमीटर है। अब अगर वो 3 घंटे में वो पूरी करनी चाहती है तो 180/3, यानी कि 6 तिया 18, यानी कि 45, पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटे है उसकी स्पीड। अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वो 3 घंटे में दूरी पार कर लेगी। तो 45 में कितना जोड़े? 15 को जोड़ेंगे, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी जाए तो वो 3 घंटे में पार कर लेगी। अब देखिए कि 1659 एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब देखो यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी कितने में? 8 घंटे में तय करती है, तो वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसमें 4 का भाग देते हैं तो 2 आ जाता है, तो इसमें भी 4 का भाग देते हैं, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो यानी कि 1 2 0, यानी कि 120 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 घंटे में, 2 घंटे में कितनी करेगी? 120। अब देखिए एक वर्गाकार खेत है, उसकी भुजा इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा गुणा भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। तो 32 का स्क्वायर कितना होगा? तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। अब यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग मीटर आएगा, सिर्फ मीटर नहीं आएगा, वर्ग मीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम, सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे आपका मैथ्स है वो भी पार्ट पूरा हो चुका है, मैथ्स का भी पार्ट पूरा हो चुका है, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हिंदी वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना
वो अभी क्लास छोड़ सकते हैं और वो अपना कमेंट में नाम बता दे, आपको कितने मार्क्स आए ये बताकर वो क्लास छोड़ सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वाले पूरी देखेंगे तो उसमें देख लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस रहते थे, कहाँ पर रहते थे? चीन में, जापान में, जर्मनी में या रूस में? राम बिहारी बोस ने जापान में बना रखी थी, क्या बना रखी थी? शांतिदूत फौज या राजपूताना फौज, बंगाल रेजिमेंट या फिर आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने जापान पहुंचकर किसका नेतृत्व संभाला? तो जापान सेना का, लाल सेना का, आजाद हिंद फौज का और भारत सेना का। सुभाष चंद्र बोस ने जापान पहुंचकर क्या क्या नारा दिया? तो वंदे मातरम, दिल्ली चलो, लंदन चलो या जय जवान जय किसान। अमर शब्द का अर्थ क्या है? अमर शब्द यानी कि जो मर जाते हैं, जिसका जीवन ना हो, जो कभी नहीं मरते हैं और जीवनहीन व्यक्ति। अब देखिए, जापान में एक क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस कहाँ पे रहते थे? जापान में रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना के रखी थी। तो उन्होंने क्या बना के रखी थी? आज़ाद हिंद फौज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। किसका नेतृत्व संभाला? तो आज़ाद हिंद फौज का संभाला। जापान से मदद लेकर उन्होंने भारत के पूर्वी दिशा में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया। वे जीत तो नहीं सके, पर उनकी कार्रवाई ने अंग्रेजों को झकझोर दिया। ठीक है। उन्होंने भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। तो कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो। ठीक है। नेताजी ये नेताजी ये नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हजारों भारतीयों ने अपना बलिदान दिया। साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, किसानों ने, मजदूरों, बच्चों, वृद्धों और महिलाओं ने तन मन धन से सहयोग दिया। देश के इस त्याग को करने वाले अमर शहीदों के नाम इतिहास में अमर रह गए। ठीक है। तो इसमें पहला जापान में थे, किसकी क्या बना के रखा था? तो आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र ने किसका नेतृत्व संभाला? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। क्या नारा दिया? जय हिंद। अब अमर का मतलब मर। ठीक है। मर का मतलब मरना और ए का मतलब जो कभी मरते नहीं है। तो जो कभी नहीं मरते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पैसेज देखते हैं। ठीक है। दूसरा पैसेज, अब देखिए दूसरा पैसेज है, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊंट बिना पानी के एक सप्ताह से अधिक रह सकता है, क्यों? क्योंकि वह रेत में मीलों चल सकता है, इसके पैर गद्देदार होते हैं, ये एक बार में कई लीटर पानी पी सकता है और इसकी पीठ पर एक दो गुबंद होते हैं। अनुच्छेद में अपरिहार्य का मत शब्द का अर्थ क्या है? तो अनावश्यक, महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण या अनिवार्य। ऊंट रेत से अपनी आंख और नाक को कैसे बचा सकते हैं? तो इसके पैर गद्देदार होते हैं, इसकी पलकें लंबी होती है और नाक के छिद्र बंद कर सकता है और इसकी पीठ पर एक या दो गुबंद होते हैं। ये पानी के बिना कई सप्ताह रह सकता है। ठीक है। अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो शीर्षक चूज करना है। कौन से जीव रात में बिलों से निकल जाते हैं? तो ऊंट, लोमड़िया या फिर कीट पतंगे या राजस्थानी छिपकलियां। अब देखो, मरुस्थल में अनेक प्रकार के पशु का जीवन रहते हैं। रात में रेगिस्तान में छिपकलियां अपने बिलों से निकल जाती है। तो लास्ट के प्रश्न का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। रात में कौन से बिलों से निकल जाते, कौन बिलों से निकल जाता है? तो रेगिस्तानी छिपकलियां। ठीक है। तो यहाँ पर रेगिस्तानी छिपकलियां आ जाएगी। अनेक प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़िया, कीट पतंगे और पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सहारा, अरब, थार के मरुस्थल में स्थानीय लोगों का सामान्य जीवन अन्य स्थानों से ले जाने के लिए ऊँटों का उपयोग करते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो किसका उपयोग करते हैं? ऊँट का। ऊँट जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, रेत में मीलों चल सकता है, इसकी लंबी पलकें और वह अपनी नाक को छिद्रों को बंद कर सकता है। अब वो रेत में मीलों चल सकता है, क्यों चल सकता है? क्योंकि वो अपनी जो पलकें हैं उसको पलकें लंबी होती है, जिससे वो कम खोलता है और उसमें धूल नहीं जाती है, रेत नहीं जाती है, और नाक के छिद्र बंद कर देता है, जिसके कारण उसकी नाक में भी छिद्र वो
रेत नहीं जाती है। तो यहाँ पर ऊँट है ना, वो अपने आँखों और नाक को कैसे बचाता है, तो उसकी लंबी पलकें होती है और वो नाक में छिद्र बंद कर सकता है। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये अपनी नाक के छिद्रों को बंद कर सकता है। इस प्रकार वो आँखों इस प्रकार रेत इसकी आँखों और नाक से अलग रहता है। तो यानी कि अभी देखो, ये रेत और आँखों से अलग रहता है, यानी कि वो बचा लेता है। इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं। इसकी पीठ पर 1-2 कुंभद होते हैं। ऊँट कई लीटर पानी पी सकता है और बिना पानी से 1 सप्ताह से अधिक रह सकता है। तो एक अधिक रह सकता है क्योंकि वो एक साथ कई लीटर पानी पी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसका आंसर पैसेज में नहीं है। कौन कौन से? एक तो है अपरिहाय का मतलब। अब देखो यहाँ पर एक पूरा इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऊँट को कई लीटर पानी पी सकता है बिना पानी से 1 सप्ताह। मरुस्थल में रहने वाले लोगों के लिए ऊँट अपरिहाय है, यानी कि अगर ऊँट ना होना तो उनका काम नहीं चलेगा, तो उनके लिए ऊँट है वो अनिवार्य है, यानी कि होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। अगर ऊँट ना होना तो उनका काम रुक जाएगा, वो वहाँ पर काम धंधे नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन बचा था, तो अनुच्छेद में सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो शीर्षक यहाँ पर देख लीजिए, ऊँट ऊँट के बारे में बताया। ऊँट है वो मरुस्थल का जहाज होता है। ऊँट क्या है? मरुस्थल का जहाज है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, बाकी के इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसी को सही करना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पैसेज देख लेते हैं। तीसरा पैसेज देखते हैं तो यहाँ पर क्या किया है, आज कल देश शिक्षा के साधन के रूप में बड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे। कौन हो रहे? पुस्तकें, चलचित्र। चलचित्र का मतलब क्या होता है? टीवी। ठीक है, जहाँ पे चित्र होते हैं ना, जो वीडियो अगर उसमें चित्र है ना वो चलते रहते हैं। खेल, मोबाइल। तो कौन सा होगा? जो मौखिक रूप से समझ नहीं आती है वो समझ जाती है। क्या समझ जाते हैं? किससे समझ जाते हैं? तो लिख कर समझ जाते हैं, बोल कर समझ जाते हैं, या चित्र चल देख कर समझ जाते हैं, या संकेत द्वारा। विज्ञान और भूगोल जैसे कठिन विषयों को सरलता से समझाया जा सकता है। कैसे? चलचित्रों द्वारा, श्यामपट के द्वारा, ट्यूशन पढ़ाकर, इनमें से कोई नहीं। नग्न प्रदर्शन और मार धाड़ से भरी फिल्में कर रही है। क्या कर रही है? सबका मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन कर रही है, नई पीढ़ी को गुमराह कर रही है, ज्ञान वृद्धि कर रही है, इनमें से कोई नहीं। चलचित्र का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? तो सामाजिक बुराइयों को दूर करना, अंधविश्वासों को दूर करना, कुप्रथाओं को समाप्त करना, और उपयुक्त में से कोई उपयुक्त सभी। ठीक है, आजकल शिक्षा के साधन के रूप में चलचित्र बड़े उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो क्या उपयोगी साबित हो रहे हैं चलचित्र? तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। जो बात कक्षा में प्रभावित नहीं हो पाती उसे पर्दे पर देखकर बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। जो मौखिक रूप से नहीं समझ सकते उसको समझ आ जाती है चलचित्र देखकर। अपन किसी कोई चीज़ अपन को पढ़ा दे, वो समझ में नहीं आए, अगर उसी को अगर जैसे कि आपको जो हमारा इतिहास है, भारत का इतिहास है, वो आपको बोर्ड पर पढ़ा दिया जाए, जैसे कि मुगल साम्राज्य है, ठीक है, वो अगर आपको पढ़ा दिया जाए, अगर आपको वो समझ में नहीं आता है, ठीक है, सब पढ़ाने से तो वो समझ में नहीं आएगा। अगर वहाँ पर आपको वो अकबर वाली पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाए, जिससे आपको ये पता चले अकबर ये था, इसका जन्म यहाँ पर हुआ था, इसने ये युद्ध इस वक्त किए थे, तो वहाँ से ज़्यादा याद हो जाता है। ठीक है, तो टीवी से काफ़ी ज़्यादातर याद हो जाता है। आगे देखिए, ठीक है, उदाहरण के लिए ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों आदि को पर्दे पर संजीव रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि अगर युद्ध कोई होते हैं या फिर कोई घटनाएं होती है ऐतिहासिक, अगर उनको फिल्म के रूप में दिखाया जाए तो काफ़ी लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों की जानकारी चलचित्र द्वारा अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। तो विज्ञान और कठिन को सरलता से समझा जा सकता है, कहाँ से? चलचित्रों द्वारा। आगे देखिए, सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं आदि को समाप्त करने में ये अच्छे चलचित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लास्ट का आंसर मिल गया कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने में, अंधविश्वास को दूर करने में और कुप्रथाओं को समाप्त करने में ये चलचित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिनेमाघर में कुछ कमियां भी है, दोष भी है। क्या है? नग्न प्रदर्शन, ठीक है, मारधार यानी कि लड़ाई वाली फिल्में होती है, वो फिल्मी नई पीढ़ी को गुमराह कर रही है। ये सारी
जो है ना ये नई पीढ़ी को गुमराह कर रही है। तो ये नग्न प्रदर्शन और मारधार से भरी फिल्में क्या कर रही है, नई पीढ़ी को गुमराह कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, आगे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, इसमें देख लीजिए। हाँ, अब देखिए सूरदास ने किसका चित्रण किया है, तो श्री राम के चरित्र का, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, कंस और कृष्ण के युद्ध का, राम और रावण के युद्ध का, दिल्ली के निकट बल बल्लभगढ़ से 2 मील दूरी पर सीही गांव में किसका जन्म हुआ था, तो तुलसीदास का, सूरदास का, कबीरदास का या नंददास का। सूरदास के पदों को सुनकर प्रभावित हुए कौन, गुरु रामदास, स्वामी नारायण, बाबा विठलनाथ या स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है, किसमें किया है, महा श्री भगवत श्री मद भगवत पुराणों के आधार पर, वेदों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर या उपरोक्त में से किसी के आधार पर नहीं। अपनी कविताओं और बालकों का स्वाभाविक चेष्टा और प्राकृतिक दृश्यों को संजीव रूप से यथार्थ वर्णन करता है। कौन करता है, तुलसीदास, सूरदास, नाभादास या रेदास। तो अब यहाँ पर देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूरदास के पद गांव गांव में थे, वह हिंदी के यशस्वी भक्त थे, कवि थे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, कृष्णों का बाल लीला का जैसा भावपूर्ण चित्रण सूरदास ने किया है। तो सूरदास ने क्या किया है, तो पहला क्वेश्चन जो था ना कि सूरदास किसका चित्रण करते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करते हैं। अब देखिए अगला, वैसा विश्व में अत्यंत दुर्लभ है, ब्रजभाषी में पूरी मिठास सुर भरे पदों में गाई। विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट वल्लभगढ़ से 2 मील दूरी सीही में हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था, तो सूरदास का हुआ था। किसका हुआ था, तो सूरदास का हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ। ठीक है, वह एक ब्राह्मण जाति से थे, किशोरावस्था में विरस्त होकर मथुरा चले गए और बाद में आगरा मथुरा के बीच में गऊ घाट में साधु रूप में रहने लगे। उन्होंने अपने एक पद बनाकर स्वामी वल्लभाचार्य को सुनाया और सूरदास का ये इससे वह सूरदास से बहुत प्रभावित हुए। तो उनसे कौन प्रभावित हुए, तो स्वामी वल्लभाचार्य उनसे बहुत प्रभावित हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, कि उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया और उनकी आज्ञा के अनुसार सूरदास ने संस्कृत में श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक पद्य श्रेणी में वर्णन किया है। तो किसमें किया है, भागवत गीता में, भागवत महापुराणों में उसका वर्णन किया है। अब आगे देखिए, ठीक है, सूरदास के संबंध में प्रसिद्ध वह जन्माद्य है, लेकिन इसके काव्य वर्ण्य विषय से स्पष्ट है, ऐसी बात नहीं होगी। उन्होंने अपनी कविताओं में विविध रंगों, बालकों, स्वाभाविक चेष्टाओं और प्राकृतिक दृश्यों जैसा सजीव यथार्थ वर्णन किया है, जैसे वर्णन भली भांति बिना संभव नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, तो अपनी कविताओं में बालकों की स्वाभाविक चेष्टाओं और प्राकृतिक दृश्यों के सजीव यथार्थ वर्णन किसने किया, तो सूरदास, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज सूरदास के ऊपर ही है, तो उन्होंने ही इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपके 80 के 80 पैसेज पूरा पैसेज पूरा हो चुका है, 80 के 80 क्वेश्चन कर दिए। कमेंट में जाइए, आप अपना नाम लिखिए, आपको एमए यानी कि मेंटल एबिलिटी में कितने आए, मैथ में कितने आए और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपको कितने आए, नीचे टोटल बता दीजिए, ये टोटल मुझे मार्क्स आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय सभी को। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना और अगर पसंद आए तो लाइक करके चले जाना। ओके बाय सभी को।